हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कल शाम को यानी कि 8 सितंबर को लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल काउंसलिंग गाइडलाइन जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग कितने राउंड में होगी, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। देखिए अभी काउंसलिंग की डेट आई नहीं है, फिर भी ये मान के चलिए कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर से 20 सितंबर के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी जो है इसका शेड्यूल नहीं आया है, कभी अभी जो है केवल दिशा निर्देश दिया गया है कि काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग यहां पे देख सकते हैं काउंसलिंग चक्र, यानी कि काउंसलिंग जो है कितने राउंड में होगी। सबसे पहले आपकी होगी फर्स्ट काउंसलिंग। ठीक है, अभी एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि कितने रैंक वालों का फर्स्ट काउंसलिंग में होगा एंड कितने रैंक वालों का जो है पूल काउंसलिंग में होगा। तो शेड्यूल आएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपकी होगी पूल काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद होगा सीधा प्रवेश यानी कि डायरेक्ट एडमिशन। उसके बाद होगा अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश, यानी कि 4 राउंड में आपकी टोटल काउंसलिंग होगी। जैसे आपको प्रथम काउंसलिंग में नहीं मिलता है तो आप लोग पूल काउंसलिंग में भी आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसमें भी नहीं मिलता है तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में आपको जो है जहां जिस कॉलेज में सीटें खाली रहेंगी उस कॉलेज में आपको बात करके वहीं पे आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शुल्क की वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण, यानी कि जो 5750 आपकी काउंसलिंग की फीस लगती है, 5000 कॉलेज की एडवांस फीस होती है, 750 जो है नॉन रिफंडेबल होती है। जैसे आपको कॉलेज कोई नहीं मिलता है तो ये 5000 आपको जो है उसी बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा बैंक अकाउंट आपको देना है। यह खाता अभ्यर्थी या उसके माता पिता के नाम पर होना चाहिए। जैसे आपके नाम का कोई अकाउंट नहीं है तो आप लोग अपने माता पिता का जो है अकाउंट नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहले काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम कॉलेज फीस और काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इसी खाते में की जाएगी। जैसे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो वो 5000 रुपये जो है आपके उसी बैंक अकाउंट में जो है वापस कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जनधन खाते का विवरण ना भरें। जो जनधन खाते वाला था जीरो बैलेंस वाला, उसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी को अपना निम्नांकित विवरण देना होगा, यानी कि अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद खाता संख्या देना पड़ेगा, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, शाखा देना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक का प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को अपलोड करना है, जिसमें उपयुक्त खाता विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो, 100 KB के आकार में हो, जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हो। ठीक है, यानी कि उसकी जो है स्कैन करके आपको जो है फोटो अपलोड करनी होगी। ठीक है, पासबुक की। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी 2021 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। जैसे इस बार जो लोग ग्रेजुएशन जिनका फाइनल ईयर था वो फॉर्म डाल दिए थे तो उनको जो है मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है, या जो लोग पीजी के बेस पे डाल दिए थे उनका फाइनल ईयर था तो उनको देखिए जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है, ओरिजिनल मार्कशीट तो आ नहीं पाएगी, यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट मांगी है। जैसे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है, जो इंटरनेट वाला आपका रिजल्ट होगा वही उसको जो है प्रिंट करवा के जिस कॉलेज से आप लोग जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको जो है अटेस्ट करवा लेना है, तभी वो मान्य होगा अथवा जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आप लोग जो है प्रिंसिपल से जो है ज़रूर जो है सत्यापित करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी स्टार्ट हो रही हैं। राउंड 1 सबसे पहले आपका होगा पंजीकरण। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम का काउंसलिंग से पहले घोषित किया जाएगा। अभी ये नहीं बताएगा कि कितनी रैंक से कितनी रैंक वालों को फर्स्ट राउंड में लिया जाएगा, सेकंड राउंड में लिया जाएगा, ये जो है शेड्यूल में पता चलेगा। ये मान के चलिए कि एक रैंक से 50,000 रैंक वालों को फर्स्ट राउंड में बुलाया जा सकता है, इससे कम भी बुलाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि
वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लोग पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो आप लोग जो है इसे वेबसाइट से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपके ईमेल पे पड़ा होगा। जो फॉर्म भरते समय आप लोग जीमेल आईडी या ईमेल आईडी दिए होंगे उसी में आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड पड़ा होगा। ठीक है, तो अभी से फिट कर लीजिए। उसके बाद काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान, यानी कि 5750 आपकी जो है काउंसलिंग फीस लगेगी। इसमें 750 नॉन रिफंडेबल होती है, 5000 जो है रिफंडेबल होती है। जैसे आपको कॉलेज नहीं मिलता है तभी वो जो है वापस कर दी जाती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5000 उनके विवरण में दिए गए खाते में जो है वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं, यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5000 वापस नहीं की जाएगी। जैसे आपको एक कॉलेज मिल गया है, उस कॉलेज में आप लोग बकाया फ़ीस नहीं जमा कर रहे हैं 46,000, तो 5000 जो है वापस आपकी फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, आगे देख सकते हैं, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है कि तो यह राशि शुल्क वापस में समायोजित की जाएगी। इसका मतलब ये है, जैसे आप लोग कॉलेज लॉक कर दिए, एक कॉलेज आपको उसमें मिल गया, जब आगे की कार्रवाई आप लोग करेंगे 46,000 वाली फ़ीस जमा करेंगे तो यही 5000 उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो 5000 जो है कोई मतलब का नहीं रहेगा। आगे देख सकते हैं, यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। जैसे फ़ीस वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो वो वापस कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग शुल्क 750 नॉन रिफंडेबल है। आगे देख सकते हैं, वो तो रजिस्ट्रेशन का था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है, केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे। जैसे आप लोग जैसे रजिस्ट्रेशन किए हैं तभी आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक की 3 वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ का चयन करना होगा। जैसे ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत था तो आपको उसमें यस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट के रूप में या उस विकल्प का सेट होगा उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। जैसे आपका जेंडर गलत हो गया था तो आप लोग उसे सुधार कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे देख सकते हैं, काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपनी विकल्प भरने होंगे। आपको कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम 10 से 15 कॉलेज आप लोग सेलेक्ट करिएगा। ये नहीं कि मेरी रैंक अच्छी है मैं 1 से 2 कॉलेज लॉक करता हूँ मुझे मिल जाएगा, ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। जितना हो सके उतना कॉलेज आप लोग लॉक करिएगा। अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जितना चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्णावलोकन और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं, विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डाटा सेव नहीं किया गया है वह खो जाएगा। जैसे एक कॉलेज आप लोग लॉक कर दिए थे उसे आप लोग सेव कर दिया करें, फिर जैसे आपको पता चलता है कि ये कॉलेज है तो उस फिर आप लोग सेव कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं। एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्प को भरना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोग 1-2 कॉलेज लॉक कर दिए बाद में नहीं कर पाते हैं तो वो लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे देख सकते हैं, उसके बाद जो तीसरा होगा कॉलेज अलॉटमेंट होगा। जो कॉलेज आप लोग लॉक किए हैं वही कॉलेज उसमें से आपको मेरिट के हिसाब से जो है कॉलेज दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक यानी कि स्टेट रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। स्टेट रैंक के हिसाब से जो है आपको कॉलेज दिया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा। उसके बाद सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यथा कहीं नहीं। यानी कि जो सीट आवंटन यानी कि जो आप कॉलेज आपको मिला है वो जो है
लॉगिन करके आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सहायता प्राप्त सरकारी और स्वावित्त पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग फॉर्म भरते समय EWS का सर्टिफिकेट लगाए थे तो आप लोगों को दिया जाएगा उसका आरक्षण। उसके बाद चौथा, जैसे उसका रिजल्ट आ गया है तो अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें JEE B.Ed 2021 की वेबसाइट के माध्यम से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है तो अभ्यर्थी को अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के 3 दिनों के भीतर शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। जैसे मान के चलिए कि जितने भी कॉलेज आप लोग लॉक किए उसमें से एक कॉलेज आपको मिल जाता है। जो कॉलेज मिलता है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको अपनी बकाया फीस 46,250 उसमें जमा करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है वो सीट फाइनल बुक होगी, कंफर्म होगी, ठीक है। आगे देख सकते हैं, ये अगर उसमें फ़ीस ज़्यादा बताता है तो आप लोगों को भर देना है, फ़ीस दे देना है, वो फ़ीस बाद में वापस हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ज़्यादा नहीं होती है, फिट ही बताएगी। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो वे इस अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि आवंटित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा EWS अभ्यर्थियों को कॉलेज शुल्क की राशि अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना होगा। उसके बाद जैसे फीस उस आपकी जो है कट गई है तो सबसे जो लास्ट में होता है वो होता है रिपोर्ट टू अलॉट कॉलेज, यानी कि जो आपको कॉलेज मिल गया है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स ले लेके। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। जो कॉलेज आपको मिल गया है 3 दिनों के अंदर आपको उस कॉलेज में अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं किए पाए जाते हैं तो उनका अनर्थ निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से ले जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। अभ्यर्थी को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल व स्वप्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी। यानी से आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, प्रमाणित करके आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट से अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट होना चाहिए, यानी कि अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी की JEE B.Ed 2021 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड की कॉपी, यानी कि आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है आपके पास तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी भी पड़ा होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद रिजल्ट की फ़ोटो कॉपी लगेगी। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण 10वीं का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। आरंभ से अर्हता परीक्षा तक के सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, 10 से लेके ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट आपकी लगेगी। निर्धारित प्रारूप से मूल रूप से श्रेणी उपश्रेणी वेटेज प्रमाण पत्र, जैसे आप लोग SC ST हैं, OBC हैं तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे वेटेज लेना है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। स्पोर्ट वगैरह का है, विकलांग हैं तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आप लोगों को। सरकार द्वारा जारी मूल फ़ोटो पहचान पत्र, आप लोग आधार कार्ड देख सकते हैं। अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार की 2 फ़ोटो कम से कम 10 फ़ोटो लगेगी कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद सभी शुल्क प्रतियों की प्रतियाँ, जैसे 5750 वाली की रसीद की फ़ोटो कॉपी लगेगी। उसके बाद 46,250 की जो है रसीद लगेगी। और उसी तरह सेम टू सेम आपकी पूल काउंसलिंग होगी और डायरेक्ट एडमिशन होगा, सेम टू सेम होगा। तो जैसे ही इसका जो है शेड्यूल जारी किया जाता है तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कितनी रैंक वालों का कब से कब होगा, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो की। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू।